सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई जस्ट होप कि कल के एसएसटी एमसीक्यूएस सीरीज को आपने एंजॉय किया होगा और उसको अच्छे से देखा होगा, और आई जस्ट होप कि वो 20 क्वेश्चंस आपके अच्छे से रेडी भी हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वापस आ गई हूँ फिर से 20 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो कल भी आपने एक क्वेश्चन देखा था कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी अहम भूमिका थी, तो वही क्वेश्चन बदल के आ गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप ये 20 क्वेश्चंस के सीरीज आप देखते जाएंगे तो आप खुद देखना कि स्टार्टिंग के 4-5-6 दिनों के बाद आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिलते जाएंगे। क्यों? इसीलिए कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो साथ में जितने भी ऑप्शन है मैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कम से कम समय में, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे उल्टा सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन बना दे या जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस अलग तरीके से ला दे, क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाए, बट आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जाए आपको आंसर इजीली पता हो। ठीक है, तो इसलिए फुल डेडिकेशन, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपना पूरी एनर्जी, पूरा अपना दिमाग, सब कुछ यहाँ पे रखिए इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये 25 to 30-35 जितने भी मिनट के वीडियोस बनेंगे उतने के बाद आप काफी कुछ गेन कर लोगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो आपको आंसर इजीली पता होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से संबंध है किसका? बिस्मार्क से। और हमने कल कहा था ना कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कल हम बता चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं आज नहीं बता रही हूँ, कल बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय वाटरलू के युद्ध में हुई थी। अब ये युद्ध कब हुआ था, इसके लिए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1814, सेकेंड है 1815, थर्ड है 1816 एंड फोर्थ है 1817। तो जल्दी से बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ओके, तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी 1815 में, यानी कि 1815। ठीक है, अगर डेट जाननी है तो डेट भी जान लीजिए। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। ठीक है, और जब इसकी पराजय हुई तो इसको किस द्वीप पे भेज दिया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ठीक है, संघीय सूची यानी कि जिसके वो सब्जेक्ट जिसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार कहाँ पे है, केंद्र के पास है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। अ व्यापार, ब रक्षा, स कृषि, द शिक्षा, ये होना चाहिए था। थोड़ा सा नंबरिंग में चेंजिंग है, बट कोई नहीं, आप समझ लो। ठीक है, तो जल्दी बताइए, इसका आंसर भी आपने कल देख लिया था कि संघीय सूची का विषय कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर 2 रक्षा। ठीक है ना, यानी कि जो रक्षा है वो संघीय सूची का विषय है, यानी कि इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसको है, केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये है अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है अमेरिका, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन स। ठीक है, ब्रेटन वुड्स में 2 संस्थाएं हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये दोनों ही इसके पार्ट्स हैं ब्रेटन वुड्स संस्थान के। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये
अमेरिका में कहाँ है? तो न्यू हैम्पशायर। ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था यानी कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पे है? तो वो है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जल्दी बताइए कि किसका है। तो आपने ये 3 फेमस वर्ड जरूर सुना होगा, लाल बाल पाल। ठीक है। तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन है ऑप्शन नंबर ब, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल में बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यानी कि मिनिमम किस एज के मतलब किस एज के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि जैसे ही भारत के किसी भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होती है तो उसके बाद से उसको मताधिकार का अधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, यानी कि लोक इसके बहुत सारे आंसर होंगे लेकिन आपको ऑप्शन में से ढूंढना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर 1 सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक आपको आंसर पता होगा कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसीलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पे लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें सभी लोग समान होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये सही है, लेकिन केवल यही नहीं सही है, आगे भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, डेफिनेटली ये भी सही है ना, कि लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की गरिमा को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसका महत्व होता है। ठीक है। तो जब दोनों ऑप्शन सही है तब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 100 और ब दोनों। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद होगा आपको, कल हमने बताया था, इसलिए इसका आंसर मैं बताऊं या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? ओके, तो चलिए बता देते हैं कि 1885 यानी कि ऑप्शन नंबर ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओ में आपका रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। ठीक है। अब 1885 में किस डेट को हुई थी ये मैंने कल बताया था, आज आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से किस ऑप्शन का संबंध लोकतंत्र से नहीं है, यानी कि कौन सी क्वालिटी लोकतंत्र की नहीं है। तो पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, दूसरा है उत्तरदायी शासन, तीसरा है कानून के समक्ष समानता और फोर्थ है बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके ऑप्शन देखते जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो इसका संबंध तो लोकतंत्र से है ही, क्योंकि लोकतंत्र में यही है कि हम अपने जो हमारे लिए सुटेबल होगा हम उसके
लिए निर्वाचन करेंगे, उसको वोट देंगे, ठीक है, उसका चुनाव करेंगे। दूसरा है उत्तरदायी शासन, ठीक है। तो ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है कि जिसको हम चुन के भेजते हैं वो जो जनता उनको चुन के भेजती है उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वो नहीं किए तो फिर नेक्स्ट टाइम जनता उनको वोट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन लोकतंत्र का इसका ये ऑप्शन बी का भी संबंध लोकतंत्र से है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता। डेफिनेटली लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है, लोकतंत्र का संबंध इससे भी है। तो अब बच जाता है केवल एक ऑप्शन, क्या है लास्ट ऑप्शन, बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि जिनका संख्या अधिक है उनका शासन। तो ये तो गलत है। लोकतंत्र में चाहे आप बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सबको समान अधिकार मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द, बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये तो बहुत इजी है, आप इजीली कर लोगे, है ना। तो फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से ऑप्शन कौन सा सही है। 15 अगस्त ये संविधान लागू हुआ था? नहीं, इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, जो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी लोग अब कमेंट करके मुझे बताओगे कि 14 अगस्त को क्या है और 14 अगस्त किस देश के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी कि ज्योग्राफी आपका आ गया है ना। तो आपको बताना है कि लाल मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। अ गुजरात, ब ओडिशा, स पंजाब, द उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको दो तरह से फायदा देगा। जो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्पेशली जो जिसमें भी प्लेस पूछा जा रहा है, ठीक है, ये एक तो आपके ऑप्शनल में भी आपको बेनिफिशियल रहेगा और दूसरा जब मैप वाला आएगा तो, ठीक है। क्योंकि मैप में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि जैसे अभी यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, तो यही अगर मैप के लिए ये क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जिन राज्यों में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं उनको भारत के मानचित्र में दर्शाइए, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी है कि लाल मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, और अगर राज्य के नाम पता रहेंगे तो ये ऑप्शन में से भी इजीली ढूंढ लोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली पता हो गया होगा, है ना। जो इसमें से ऑप्शन मिल जाए वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कल देखा था, कल शायद कुछ चेंज था, हाँ कल था कि परंपरागत संसाधन कौन सा है, और आज उसका उल्टा पूछ दिया गैर परंपरागत। तो मैंने कल आपको डिफरेंस बताया था कि
गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं और परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, परंपरागत संसाधन यानी कि जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, और गैर परंपरागत मतलब जिनका अब हम यूज करना शुरू किए हैं। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अब हम उसको शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोयला, ऑप्शन नंबर 1 कोयला, 2 प्राकृतिक गैस, 3 पवन ऊर्जा, 4 खनिज तेल। ठीक है, तो कोयला क्या है? कोयला का उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कोयला हो गया हमारा परंपरागत संसाधन। प्राकृतिक गैस, इसका भी हम यूज करते आ रहे हैं, ये भी हो गया परंपरागत संसाधन। पवन ऊर्जा, ये है हमारा गैर परंपरागत संसाधन, क्योंकि इनका यूज अब हमने करना स्टार्ट किया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खनिज तेल, ये भी है आपका क्या? परंपरागत संसाधन। ओके, तो कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो पवन ऊर्जा। और भी कोई नाम बता सकते हो? 3 गैर परंपरागत संसाधनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन उसमें पवन ऊर्जा का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अ उड़ीसा, ब पंजाब, स तमिलनाडु, द बिहार। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ओ यानी कि ओडिशा। ठीक है, पहले इसको उड़ीसा बोलते थे, अब इसका नाम हो गया ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा क्या है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ठीक है, आपको बताना है कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो खनिज है वो धात्विक खनिज है। ठीक है, चूना पत्थर या सल्फर या फिर मैग्नीज या फिर कोयला। ठीक है, तो धात्विक खनिज मतलब जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, जिन खनिज के माध्यम से धातुएं निकलती हैं, वो कौन सा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 एंड टाइम अप। आपका ऑप्शन नंबर स यानी कि मैग्नीज जो है वो एक धात्विक खनिज है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? कल भी जैव संसाधन से रिलेटेड था क्वेश्चन, जैव नहीं शायद अजैव संसाधन का था, आज जैव संसाधन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संसाधन जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर अ लोहा, ब मत्स्य उद्योग, स तांबा, द चट्टाने। ठीक है, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? कल हमने बताया था कि जिसमें जीव होते हैं। ठीक है, तो लोहा में जीव होता है, नो। तांबा में होता है, नो। चट्टाने, नो। तो ऑप्शन नंबर ब यानी कि मत्स्य उद्योग, ये क्या है? एक जैव संसाधन है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? ठीक है, यानी कि किस आपको बताना है। वैसे तो और भी राज्य हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से बताना है कि सबसे अधिक कहाँ पे कृषि होती है, यानी कि जो कृषि भूमि है उस पर सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। पूरे भारत में देखेंगे तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस में देखेंगे तो मिजोरम, केरल, मणिपुर, ये देखिए ये तीनों तो छोटे राज्य हैं। आपका पंजाब में सबसे अधिक भूमि पर क्या होती है? खेती होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 10 सही है 16 के लिए। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? ठीक है ना, यानी कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है उसके द्वारा कितने क्षेत्र पर मतलब कितना भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, तो वो है 33%, यानी कि 33% भूमि जो है वो वन के अधीन होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952। ओके, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि वन के अधीन होनी चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर और सही है 33। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या आपको और अच्छे से जानना है, समझ में नहीं आया, तो आप या तो YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है आप उस पर कमेंट करेंगे, मैसेज कर देंगे, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? ठीक है, मानव विकास यानी कि जो HDI है, इसको इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो ये डाटा आपको बताना है 2021 और 2022 के अनुसार, यानी कि जो 2021-22 का डाटा आया है उसके अनुसार भारत से बेहतर स्थिति में कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है? ठीक है, तो बताइए। आपको मैं वो सारे देशों के नाम बता दे रही हूँ जो भारत से बेहतर स्थिति में हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। उनमें श्रीलंका, चीन, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 देश भारत से बेहतर स्थिति में, यानी कि भारत से ऊपर है। ठीक है, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब HDI क्या होता है, ये आप अगर नहीं जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर रही हूँ, बट आप जैसे ही बोलोगे कि हमको ये नहीं पता है, आई थिंक आपको ये पता होगा, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया या नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कल भी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आज भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र से आता है? तो कल मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो नेचर से चीजें जुड़ी हो, उसमें मशीनरी का बिना मशीन के भी काम चल जाए। ठीक है, मशीन हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, लेकिन जब मशीन नहीं थी तो भी वो काम होते थे। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा है इस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। ठीक है, चलिए नीचे से चलते हैं। सिलाई बिना मशीन के होगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा नहीं। भवन निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो लगता ही है, चाहे उनके इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं वो सब भवन निर्माण में लगते हैं, तो ये भी आपके प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। ब है बर्तन बनाना। ठीक है, तो बर्तन जो आपके जो बर्तन है उसमें भी वो मशीन के थ्रू बनते हैं। ठीक है ना, उसमें छेनी और ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी को देखोगे
तो ये सारी चीजें लगता है, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ यानी कि खनन, खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक नहीं, अधात्विक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इससे पहले इसी सीरीज में आपने एक क्वेश्चन देखा था कि कौन सा खनिज धात्विक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको उसी का दिख गया जो उसका आंसर था मैग्नीज। ठीक है, अब बाकी का देख लेते हैं, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो बॉक्साइट भी धात्विक है, जस्ता भी धात्विक है। ठीक है, तो बच गया ऑप्शन नंबर ब, अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक आपका क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का सीरीज खत्म हुआ। मिलेंगे हम कल। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ कोशिश करेंगे कि नए क्वेश्चंस आए, या फिर अगर रिपीटेड भी हो तो भी उसमें कुछ नई चीजें आपको दिखे। ठीक है, तो खूब पढ़िए, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप अपना दिमाग कहीं भी इधर उधर मत दौड़ाइए। फुल आपका कंसंट्रेशन अपने एग्जाम पे हो, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आपकी नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।